Hello everyone, I hope you all are doing well. First of all, I would like to welcome you all at my YouTube channel. एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ. वो है 3 मार्कर क्वेश्चंस जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं. आप सभी को मालूम है कि हर एक यूनिट से 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं और 11 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है. तो अगर आप 3 मार्कर क्वेश्चंस की बात करें तो 3 मार्कर क्वेश्चंस जो होते हैं इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन. कैसे, ध्यान से समझिएगा. कई बार क्या होता है कि जो 5 मार्कर क्वेश्चन होता है उसमें जब आप आंसर लिखते हैं या जो क्वेश्चन आपके सामने दिया होता है तो आपको कुछ ना कुछ तो उसके बारे में मालूम ही होता है और आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं. सिमिलरली ये चीज़ 11 मार्क्स में भी होती है. बट होता क्या है कि जो 3 मार्कर क्वेश्चन है कई बार डेफिनेशन ना पूछते हुए वो आपसे कोई क्वेश्चन लिखेगा और क्वेश्चन लिखने के बाद आपसे 1 वर्ड में कोई आंसर मांग लेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि प्री में जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन होता है उसके कोई 4 ऑप्शंस होते हैं. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 1 वर्ड तो है बट इट इज विथआउट ऑप्शन. ठीक है, इट इज विथआउट ऑप्शन. तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आपको अगर उसका आंसर पता होगा तो ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते. तो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि 3 मार्कर क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करा जाता है. 3 मार्कर अपने आप में ही बहुत वेरिएबल टाइप है. वेरिएबल टाइप मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है. कई बार तो 1 वर्ड में पूछ लेगा, कई बार डेफिनेशन पूछ लेगा, कई बार कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इसके 3 टाइप्स बता दो या 3 विंड्स के नेम बता दो एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस लिए हैं, मैं उनको आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से उनमें आंसर लिखना होता है, मतलब आंसर आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे. बट बिफोर दैट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार काफ़ी परेशान होते हैं कि मैम 3 मार्कर में अगर हमारे पास 3 लाइन है, ठीक है, तो मैं इसमें इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख के छोड़ दूँ, या फिर मैम अगर मान लो 3 लाइन है हमारे पास तो क्या मैं इसमें 3 बुलेट पॉइंट्स बना दूं. ठीक है, या फिर 3 लाइन है तो क्या मैं कोई फ्लो चार्ट बना के उसके ऐसे पॉइंट्स मार्क कर दूं. ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली बच्चों को डाउट आता है क्या 3 मार्क्स में डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा. तो ये जो बहुत छोटे छोटे से डाउट्स हैं आप लोगों के वो जेन्युइन है. जब आप लोग तैयारी करते हैं तो वो आते हैं और आना भी चाहिए. तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है. ध्यान में रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है, तो जो 3 मार्कर है उसके लिए ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि मैं तो इसी तरीके से लिखूंगा और मैं पूरे सारे यूनिट्स में सेम अप्रोच अपनाऊंगा. अगर आप ये कोशिश कर सकते हैं तो आप ये करिएगा कि जो 3 मार्कर्स है उसमें आप हाइब्रिड पैटर्न यूज कर लीजिए. हाइब्रिड पैटर्न समझिएगा क्या है. ठीक है, हाइब्रिड पैटर्न से मेरा मतलब है कि आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन ने जो डिमांड करा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए. ठीक है, अगर क्वेश्चन ने कोई डेफिनेशन मांगी है, समझिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन ने कोई डेफिनेशन मांगी है तो आप उसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख के कंप्लीट कर दीजिए 3 लाइन में. अगर क्वेश्चन ने सिर्फ 1 वर्ड आंसर मांगा है तो आप उसको 1 वर्ड लिख के जो भी आंसर है उसको अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, इन केस अगर क्वेश्चन में डेफिनेशन 1 वर्ड नहीं है, कोई लोकेशन पूछ लिए तो लोकेशन में आप लोकेशन तो लिख ही सकते हैं और साथ में अगर आप कंफर्टेबल है मैपिंग में या ड्राइंग पार्ट में तो थोड़ा सा आप उसको ड्रॉ करके बता दीजिए. और मान लो कि कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी, बस एक कीवर्ड लिखा और छोड़ दिया, तो फिर क्या करेंगे. आपको लगता है कि इसमें तो डेफिनेशन नहीं आएगी, बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, तो आप उसमें 3 पॉइंट बना सकते हैं. गेटिंग. तो हाइब्रिड पैटर्न मतलब कि जो क्वेश्चन ने डिमांड करा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करो. ठीक है, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो डायनामिक भी होंगे. ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर कोई भी पोर्शन से कुछ पूछा हुआ है, अगर आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया है तो आप उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग अलग डायमेंशन से इंक्लूड कर सकते हैं. तो जिससे आप कहते हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है. एज इन वो मिथ ज़्यादा फैलाई हुई है. उसमें सिर्फ ये होता है कि भाई अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है तो जैसे मान लो कि अगर कोई भी क्वेश्चन वल्केनिज्म पे बन गया
तो अगर आपने वल्केनिज्म पूरा पढ़ा हुआ है, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ी है, आपने और भी अलग अलग फिजिकल फीचर्स पढ़े, तो आप उस आंसर में वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। बस आपका आंसर क्या बन गया, डायनामिक आंसर बन गया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम आगे की सीरीज और आगे लेके आए, ताकि हम और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस लिए हैं, साथ ही साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जो MPPSC है वो ये लिखता है कि आपके 3 मार्कर्स क्वेश्चन या तो आप 10 वर्ड में लिख दो या 1 लाइन में लिख दो, बट कॉपी में यहाँ पे 3 लाइन बनी होती है। तो हम लोग क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हमको इस 3 लाइन से एक्सेड नहीं करना है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। और हम ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा वर्ड्स लिख रहे हैं, हमारा अगर राइटिंग का फॉन्ट साइज छोटा है तो हम बहुत ही ज्यादा वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है। ये स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर पूरा कंप्लीट करना है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो MPPSC की कॉपी होती है, ठीक है, MPPSC की कॉपी जो होती है उसमें अंदर में एक फ्रेम बनी होती है। फ्रेम बनी होती है एज इन कि इस फ्रेम के अंदर में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है, उसके बाद नीचे आपको आंसर लिखना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद आपको 3 लाइन का आंसर लिखना है, ठीक है। इस फ्रेम के बाहर यहाँ पे लिखा होता है मार्क्स, ठीक है। तो इस फ्रेम के बाहर जो भी दिया हुआ है, जो भी स्पेस है, वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। आप उस स्पेस को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्पेस सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर यूज कर सकता है, आप यूज नहीं कर सकते। तो आप जो यूज कर सकते हैं वो ये है कि इस फ्रेम के अंदर में जो भी क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे आप आंसर लिख दीजिए। हाँ, एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को कई बार बहुत डाउट आता है कि मैम जहां से लाइन स्टार्ट होती है उसके अंदर में हमको बुलेट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, या हम उसके बाहर से भी कर सकते हैं। तो प्लीज ये कुछ भी ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ से बुलेट लगाना है। एक बात समझिए कि ये मार्जिन जो यहाँ पे दी होती है, जहाँ पे क्वेश्चन और आंसर लिखा होता है, उसके बाहर भी अगर आप अपना मेन पॉइंट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन यूज बुलेट आउटसाइड, सॉरी हाँ, यू कैन यूज बुलेट आउटसाइड दिस रूलर लाइन, मतलब जहां से लाइन स्टार्ट हुई है उसके इधर भी आप बुलेट मार्क कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर लेट सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें आप अपना आंसर लिख रहे हैं, आपने अपना आंसर यहां से लिखना चालू करा, ठीक है, आपने कुछ लिखा इसके बारे में, इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसी का कोई सब पॉइंट में हाईलाइट करना चाहता हूं, तो यू कैन यूज दिस बुलेट इनसाइड, गेटिंग। फिर दूसरा भी लिखना है, इसी का सब पॉइंट है तो यू कैन यूज, और अगर इसका ही कोई सब पॉइंट होता तो हो सकता है कि हम और अगर अंदर हाईलाइट कर देते। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या लिख रहे हैं, आपसे क्या पूछा गया है और आपका कंटेंट क्या है, गेटिंग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कोलेरू लेक। तो पहले तो मैं आपको इन जनरल कोलेरू लेक के बारे में बता देती हूँ। कोलेरू लेक एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक है इंडिया में। इंडिया की इम्पॉर्टेंट लेक क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये रामसर वेटलैंड साइट में आती है। रामसर वेटलैंड साइट में आने के बाद ये फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक के अलावा ये जो लेक है इट इज अ होम फॉर मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब जब विंटर के टाइम में ऊपर यूरोप से या नदर्न एशिया से जब बर्ड्स नीचे की तरफ माइग्रेट करती है, मतलब साउथ की तरफ माइग्रेट करती है। क्यों माइग्रेट करती है? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली वार्मर होता है, तो बहुत सारी जो बर्ड्स है वो यहाँ पे हॉल्ट करती है कोलेरू लेक में। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेक है। फ्रेश वाटर हो गई। इसके अलावा हमको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में। तो अब मुझे इतनी सारी चीजें कोलेरू लेक के बारे में पता है, तो अब मैं कोलेरू लेक का जब आंसर लिखूंगी तो मुझे बहुत सारे पॉइंट मालूम है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगी, इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखो अगर मेरे पास स्पेस ज्यादा है तो मैं फॉन्ट साइज भी बड़ा यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। तो जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपसे आराम से आप एक लाइन में इतना लिख पाएंगे। ठीक है, और अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं इसमें बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। अब देखो अगर मुझे रिवर्स के बारे में पता है तभी मैं हाईलाइट कर पाई। दूसरा पॉइंट, एक
ध्यान से देखिए, अब अगर मेरे को 3 पॉइंट लिखना भी है तो मेरा ये वाला लाइन तो यूज हो गया है। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखूंगी, देखिएगा ध्यान से, फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। एट द सेम टाइम रामसार साइट या रामसार वेटलैंड भी डाल सकते हैं। और मेरे को एक और भी पॉइंट लिखना है इसमें, मुझे हाईलाइट करना है। अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं है। अगर आप इतना छोड़ देते हैं कि फ्रेश वाटर लेके रामसर साइट है, मतलब रामसर कन्वेंशन के अंदर में आती है, तो भी ठीक है। बट किसी को लगता है कि मैम मुझे इसके अलावा दूसरा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, तो आप ये डाल सकते हैं कि लार्ज स्केल माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन। और आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं किसका माइग्रेशन, बर्ड्स का माइग्रेशन। बस अगर आपको लगता है कि इनमें से मुझे मैम एक पॉइंट हटाना है तो आप हटा सकते हो, ठीक है। और कई बार बहुत से बच्चों के मैंने जब आंसर्स देखे हैं, जब मैं आंसर्स चेक करती हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्पेस बच जाता है इसमें, स्पेशली ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी में देयर आर लॉट ऑफ मैप्स, लॉट ऑफ इमेजेस, तो ज्योग्राफी में जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को मैप्स और डायग्राम्स की मदद से, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है हमको कि बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होना है, हर आंसर में हम मैप और मतलब रिक्वायर नहीं है, स्पेस नहीं है, फिर भी हम डाल रहे हैं। बट मेरे पास ये स्पेस बचा है तो मैं डाल देती हूँ। मुझे मालूम है मैं छोटा सा पेनिनसुलर इंडिया का मैप ड्रॉ करके यहाँ पे हाईलाइट कर सकती हूँ कि ये मेरी क्या है, कोलेरू लेक। बस दैट्स इट, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है पूरा इंडिया बनाने का तो भी आप इतना सा पेनिनसुलर इंडिया बना के उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब जाके मेरा पूरा एक आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो डायग्राम भी आ गया, पॉइंट्स भी आ गए और जो उसकी लोकेशन है वो भी हाईलाइट हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोडेसी। अब कुछ भी नहीं बोला कि जियोडेसी को डिफाइन करो या जियोडेसी क्या है, तो नॉर्मल मैं क्या करूंगी, इसको समझूंगी। और मेरे को मालूम है कि जियोडेसी वो साइंस होती है जो अर्थ के साइज और शेप के बारे में बताती है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही लिखने वाली हूं इसमें, हाँ अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें यही लिखने वाली हूं, दिस साइंस डील्स विथ शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। हो गया मेरा एक पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट में मैं ये हाईलाइट कर सकती हूँ कि अगर मैं शेप की बात करूंगी तो अर्थ का शेप कैसा है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें डाल दूंगी अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड। जियोइड मतलब ऑब्लेट, स्फेरॉइड भी बोला जाता है इसको, तो मैं ये डाल के छोड़ दूंगी, ठीक है। बस इसके बाद आप ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा कि न्यूटन ने पोस्टुलेट करा था, इस ईयर में करा था एंड सो ऑन, इतना लिखेंगे सफिशिएंट है, क्योंकि हम 3 मार्कर लिख रहे हैं। और अगर मुझे लगता है कि मुझे साइज भी हाईलाइट करना है तो मैं साइज हाईलाइट कर दूंगी। जब मैं साइज हाईलाइट करूंगी तो मैं छोटा सा एक ग्लोब बनाऊंगी। ग्लोब में ये मेरी इक्वेटोरियल डायमीटर है और ये मेरी है पोलर डायमीटर, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगी मेरा इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर, और मेरा जो पोलर डायमीटर है वो कितना है, 12,714 किलोमीटर। ये मैंने शेप और साइज दोनों को हाईलाइट कर दिया। तो अगर मैं डायमीटर हाईलाइट कर रही हूँ मतलब मुझे अर्थ का साइज पता है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। याद रखिएगा कि जो इक्वेटोरियल और पोलर डायमीटर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो 0.3% निकल के आता है। और 0.3% क्या है, बहुत ही छोटा है। तो आप इसको क्या कर देते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो। नेग्लेक्ट कर देते हो इन द सेंस कि हम हमारी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के लिए अर्थ को परफेक्ट स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, ना कि हम इसको ये बोलेंगे कि भाई ये फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग आउट एट इक्वेटर। हम जब भी कोई क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा हम कोशिश करेंगे हम स्फेरिकल बनाएं, ना कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा चपटा नहीं दिखाते। तो ध्यान में रखिएगा, ये हो गया आपका जियोडेसी, डायग्राम भी आ गया, पॉइंट भी आ गए। अब तुम बोलोगे कि मैम आप लोगों को डाउट आ गया, स्पेस बच गई, रहने दो ना, क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़ी है कि हर बार हम पूरा ही कवर कर लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन स्टैलेग्माइट, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टैलेग्माइट क्या है।
तो हमको मालूम है कि जो स्टैलेग्माइट होता है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, और ये कहाँ पे बनता है, जहाँ पे लाइमस्टोन ज़्यादा हो, जहाँ पे लाइमस्टोन केव्स ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जब वो इवोपरेट हो जाता है तो पीछे में मिनरल का डिपोजिशन रह जाता है, और वो डिपोजिट होते 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 एक स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेते हैं जिसको बोला जाता है स्टैलेग्माइट। ठीक है, एक होता है स्टैलेक्टाइट। दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा। स्टैलेग्माइट वो होते हैं जो ग्राउंड से अटैच होके बनते हैं केव्स के अंदर में, जबकि स्टैलेक्टाइट ऊपर सीलिंग से अटैच होके बनते हैं। सॉरी, हाँ स्लाइड चेंज हो गई थी, देखिए ऊपर सीलिंग से अटैच होके बनते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड से अटैच होके बनते हैं और स्टैलेक्टाइट ऊपर सीलिंग से अटैच होके बनते हैं। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इट इज अ टाइप ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि ये लैंडफॉर्म कैसा है। ठीक है, क्योंकि एक तरह का लैंडफॉर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मेरा, इट इज अ टाइप ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन मिनरल रिच, मिनरल ब्रैकेट में अगर आप डालना चाहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन तो डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिखिए इट इज अ मिनरल, इट इज फॉर्म्ड व्हेन मिनरल रिच ग्राउंड वाटर evaporates, it is formed when mineral rich groundwater evaporates leaving minerals behind। ठीक है, बस ये कब कैसे बनता है वो हमने हाईलाइट कर दिया। मेरे पास स्पेस बचा है तो मैं 110% एक डायग्राम जरूर बनाऊंगी, और डायग्राम में मैं हाईलाइट करूंगी मेरे स्टैलेग्माइट को। ठीक है, ये जो नीचे ऐसे बनते हैं, ठीक है, केव्स के अंदर में, और ये जो ऊपर बनते हैं ये मेरे क्या होते हैं, स्टैलेक्टाइट। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, ये मेरे हैं स्टैलेक्टाइट। ठीक है, और ये मेरे क्या है, स्टैलेग्माइट। और अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो मुझे जो मिलता है वो मिलता है पिलर, या फिर आप इसको कॉलम भी बोलते हो। ठीक है, और ये मेरी क्या है, ये मेरी केव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन के बीच में है आप इसमें ओवर राइटिंग मत करिएगा, वो गलत होता है। हाँ, डायग्राम्स में यू आर फ्री टू राइट, बिकॉज क्योंकि डायग्राम में जब आप लेबलिंग करेंगे, नाम लिखेंगे तो आपको स्पेस यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकती हूँ। अब जाके मेरा पूरा एक आंसर कंप्लीट हुआ है जिसमें मैंने स्टैलेग्माइट को डिस्क्राइब करा है। ओके, आई होप आप लोग सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ठीक है, ओके। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 वार्म लोकल विंड्स। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, इसने सिर्फ बोला है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 वार्म लोकल विंड्स के आपको नाम लिखने हैं। इसने कुछ नहीं बोला कि इंडिया की विंड्स के नाम लिखो या वर्ल्ड में लिखो। तो देखो कोई भी 3 लोकल विंड्स जो अगर आपको इंडिया की याद हो तो आप वो लिख सकते हो, या अगर आपको कोई वर्ल्ड में दूसरी याद हो तो आप वो लिख सकते हो, और सिर्फ उनके नाम लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहला लिखूंगी, मुझे जो याद आ रहा है अभी, सबसे पहला मैं लिख देती हूँ चिनुक, करेक्ट है। दूसरा मैं लिख देती हूँ चिनुक के बाद मुझे एक याद आ रही है हरमटन, ठीक है, हरमटन लिख देती हूँ। तीसरी मेरे पास ऑप्शन है फाइन लिख सकते हैं या लू लिख सकते हैं, तो मैं एक काम करती हूँ लू लिख देती हूँ, क्योंकि हमको मालूम है इंडिया में लू ब्लो करती है, ठीक है, समर मंथ में। और अगर आप ज़्यादा कुछ इसमें करना चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिएगा, अगर आपको याद आता है कि चिनुक जो ब्लो करती है वो कहाँ करती है, नॉर्थ अमेरिका में करती है। नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि उसने सिर्फ 3 लोकल विंड्स के नाम पूछे। हरमटन कहाँ ब्लो करती है आपकी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो आप अफ्रीका लिख दीजिए। लू आपकी कहाँ ब्लो करती है, एशिया में। दैट्स इट, ये हो गया मेरा आंसर कंप्लीट, ठीक है। और हम लोग को वैसे तो मालूम है कि जो चिनुक है उसको क्या बोला जाता है, स्नो ईटर बोला जाता है, ठीक है। हरमटन को डॉक्टर्स विंड भी बोला जाता है। चिनुक को स्नो ईटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो स्नो है उसको क्या होता है, थोड़ा सा मेल्ट कर देती है, जिसकी वजह से ग्रासेस स्प्राउट्स जो है उनकी जल्दी राइपनिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये तो आप लोग पढ़ के आई ही हैं, ठीक है, ओके। इजी था, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे अब याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस्थेनोस्फीयर
कुछ नहीं बोला है कि एस्थेनोस्फीयर को डिफाइन करो या एस्थेनोस्फीयर क्या है, ये कहाँ पे बनता है, सिर्फ लिखा हुआ है एस्थेनोस्फीयर। तो सबसे पहले तो मुझे मालूम है एस्थेनोस्फीयर कहाँ पे प्रेजेंट है या कहाँ पे फॉर्म होता है। इट इज प्रेजेंट या इट इज फॉर्म्ड इन, इट इज प्रेजेंट इन अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल में है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर का आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसका जो मटेरियल का अगर आप मटेरियल की बात करेंगे कि एस्थेनोस्फीयर में कैसा है, तो वो सॉफ्ट और प्लास्टिक फॉर्म में होता है। सॉफ्ट और प्लास्टिक फॉर्म में होता है मतलब अगर आप उसको मोल्ड करते हैं, डिफॉर्म करेंगे तो वो इजीली चेंज हो जाएगा, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर में जो मटेरियल होता है। और उसी में अगर आप देखेंगे तो जो एस्थेनोस्फीयर के अंदर में आपको मैग्मा भी मिलता है। तो जब वल्केनिज्म होता है, वल्केनिज्म में जब मैग्मा बाहर निकल के आता है लावा के फॉर्म में, तो वो मैग्मा कहाँ से निकल के आता है, एस्थेनोस्फीयर से निकल के आता है। तो हम ये लिख सकते हैं इट इज द सोर्स ऑफ मैग्मा, इट इज द सोर्स ऑफ मैग्मा, या फिर आप लिख सकते हो मैग्मा इज प्रेजेंट हियर, इट इज द सोर्स ऑफ मैग्मा, ठीक है। तीसरा पॉइंट मुझे मालूम है कि इसकी जो थिकनेस है अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर से 300 या 400 किलोमीटर तक होती है अप्रोक्सीमेटली। तो हम लिख सकते हैं थिकनेस कितना, थिकनेस 70 to 400 किलोमीटर, ठीक है, ये अप्रोक्स थिकनेस है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टेम्परेचर लिखना है तो आप टेम्परेचर हाईलाइट कर सकते हैं, 1300 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो आप वो हाईलाइट कर सकते हैं। बट इन सब के पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लग रहा है कि मैं क्यों ना एस्थेनोस्फीयर को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बता दूं, तो मुझे जल्दी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखना। हमको मालूम है कि ये हमारा क्या है, ऊपर में प्लेन एरिया लिथोस्फेरिक क्रस्ट और ये है हमारा ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ पे आपके क्या है, ओशियंस है, ये आपके ओशियंस है, करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हो गया आपका ओशियनिक क्रस्ट। इसके नीचे में आपका होता है मेंटल का सॉलिड पोर्शन, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो यहाँ पे जो होता है दिस इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ मेंटल, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर तक, तो जो प्रेजेंट होता है वो होता है मेरा क्या, एस्थेनोस्फीयर। तो मैं डायग्राम में बिल्कुल हाईलाइट करूंगी कि मेरा एस्थेनोस्फीयर का है, ये रहा। इसके नीचे मेरी क्या है, लोअर मेंटल, मैं बिल्कुल लिखूंगी। मेरा डायग्राम देखो कितना अच्छा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर, लोअर मेंटल, इसको मैं डाल दूंगी। ये वाला जो पार्ट होता है, ध्यान से देखना, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस हो तो ब्रैकेट में लिख देना क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल, ठीक है। जो मेंटल का ऊपर वाला सॉलिड पार्ट होता है और क्रस्ट को मिला के आपका क्या बनता है, लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज ओशियनिक क्रस्ट, दिस इज सॉलिड पोर्शन, नेक्स्ट इज योर एस्थेनोस्फीयर और उसके नीचे क्या है, लोअर मेंटल। बस इससे ज्यादा हम क्या करेंगे, 3 मार्क्स में इससे ज्यादा हम कुछ लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। हमको मालूम है हालांकि कि एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शनल करंट्स भी होते हैं। कन्वेक्शनल करंट्स के मूवमेंट की वजह से वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स को अपने साथ ड्रैग करके ले जाते हैं, जिसके ऊपर पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। तो बस वो सब हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ स्पेस। गॉट इट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड अटलांटिक रिजेस। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। मिड अटलांटिक रिजेस वापस है, कुछ भी नहीं पता है, एज इन की डेफिनेशन लिखना है या कुछ भी क्वेश्चन ने हाईलाइट नहीं करा है, तो मैं वापस इसको थोड़ा सा पॉइंट के फॉर्म में लिख दूंगी क्योंकि मिड अटलांटिक रिजेस के अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज तो मैं लोकेशन लिखूंगी, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन अटलांटिक ओशियन, करेक्ट, इट इज प्रेजेंट इन अटलांटिक ओशियन। एट द सेम टाइम इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। मैं बाउंड्री नीचे लिख रही हूं क्योंकि वहां पे मैं एक डायग्राम बनाने वाली हूं। बाउंड्री इंटरैक्शन, डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरैक्शन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ओशियनिक। हो गया मेरा थ्योरी वाला पार्ट, कितना जल्दी लिख दिया। हाँ, अब बात आती है कि मैम आप डायग्राम का बोल रहे थे। डायग्राम में ध्यान से देखिए, अगर आपका वर्ल्ड मैप आपको अच्छे से ड्रॉ करना आता है, ठीक है,
तो जब आप वर्ल्ड मैप की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप वर्ल्ड मैप बहुत जल्दी ड्रॉ करने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ ही सेकंड्स में वर्ल्ड मैप आराम से बन जाता है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप 3 मार्क्स में, अगर आपके पास स्पेस बचता है तो आप बना सकते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि मैम इतनी सी कॉपी में वर्ल्ड मैप कैसे बनेगा। देयर आर नंबर ऑफ कॉपीज, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आराम से 3 लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो उस पर अपलोड करा हुआ है, आप उसको जाके देखिए, पहले देख लीजिए कि वर्ल्ड मैप कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे 3 लाइन के स्पेस के अकॉर्डिंग छोटा सा एक वर्ल्ड मैप बनाऊंगी। आपके पास तो कॉपी में निब पतला ही होगा तो आप तो और इजीली बना सकते हैं। देखिएगा कैसे ड्रॉ कर रही हूं मैं। ठीक है, ये हमने बनाया साउथ अमेरिका। इसके बाद हम छोटा सा रिप्रेजेंट कर देंगे क्या, हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्या, ग्रीनलैंड, यहाँ पे छोटे छोटे से ये आइलैंड्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिस इज योर मेडागास्कर, ठीक है। अगर आप बना सकते हैं तो नीचे छोटा सा ऑस्ट्रेलिया भी बना दीजिएगा। ये मेरा हो गया मैप, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। अब मैं यहीं पे इसमें हाईलाइट कर दूंगी ये वाला जो मेरा पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरी क्या है, मिड अटलांटिक रीजस, बस बन गया। अब यहाँ पे आप भी हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे भी MAR लिख दीजिए। और MAR आप इसका शॉर्ट फॉर्म जो आपने लिखा हुआ है, मतलब MAR का आप इसको लिख दीजिए। ये क्या है, मिड अटलांटिक रीजस के लिए आपने ये शॉर्ट फॉर्म यूज करा है, दैट्स इट। अब देखिए कि क्या आप अपनी कॉपी में नहीं बना सकते क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब आराम से आपने दिखा दिया कि मिड अटलांटिक रीजस कहाँ पे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिड अटलांटिक रीजस का जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं पे इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा कि इट इज प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वल्केनिज्म। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है तो आप ये वाला पॉइंट भी हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक भी आते हैं और यहाँ पे वल्केनिज्म भी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अब देखो वापस जो फिजिकल फीचर से क्वेश्चन आया है कि इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो वो प्लेट्यूज जिनके आसपास क्या हो, माउंटेन्स हो, उनको क्या बोला जाता है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में तो मैं वही इंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। दिस प्लेट्यूज आर कवर्ड with mountains from all the sides, ठीक है। मेनली जितना भी 2 साइड से भी कवर होंगे तो भी आप उनको क्या बोलोगे, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। मैं यहीं पे ही एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। ये जो बीच में दिखेगा दिस इज व्हाट, प्लेट्यू, ठीक है। और जो आसपास है ये क्या है, हमारे माउंटेन्स है। डायग्राम भी बना दिया है साथ में। दूसरा, मैं इसको एक एग्जाम्पल से हाईलाइट करना चाहूंगी। एग्जाम्पल मैंने डाल दिया तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू किस किस के बीच में, आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, किस किस के बीच में, हिमालयास एंड कुल्लू, बस कुल्लू माउंटेन्स। ये मैंने देखो एग्जाम्पल भी दे दिया, डायग्राम भी बना दिया और मैंने उसका डेफिनेशन भी डाल दिया। तो अब जो आप कहते हैं कि डायनामिक आंसर, अलग अलग डायमेंशंस दिखने चाहिए, यही तो हो गया डायनामिक आंसर। इसके अलावा डायनामिक आंसर क्या करोगे, और कुछ रॉकेट साइंस तो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। हमने डेफिनेशन दे दिया, डायग्राम दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, कंप्लीट है मेरा आंसर। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपके कोई मार्क्स कटना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर एग्जामिनर की मर्जी, ठीक है। ओके, रिफ्ट वैली देखो, जैसे आपने भी प्लेट्यू के बारे में बात करी, रिफ्ट वैली पहले तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनती है। रिफ्ट वैली के लिए प्लीज याद रखिएगा, रिफ्ट वैली वहां बनती है जहां पे भी वीक प्लेन प्रेजेंट हो। वीक प्लेन प्रेजेंट हो मतलब लेट्स सपोज अगर ये आपका अर्थ का लिथोस्फीयर है, ठीक है, और अगर मेरे इन दोनों हाथ के बीच में ये वाला जो जॉइंट है, इसको अगर आप वीक प्लेन बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक 2 तरह के फोर्सेस होते हैं। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से अंदर से जब टेंशनल फोर्स लगता है, टेंशनल फोर्स मतलब बाहर की तरफ,
तो जब वो टेंशनल फोर्स लगता है तो ये वीक प्लेन के अलोंग में क्या हो जाता है, फॉल्टिंग हो जाती है, फॉल्ट टुक प्लेस। तो जब ये वीक प्लेन के अलोंग में फॉल्टिंग होगी टेंशनल फोर्स की वजह से, तो एक पार्ट क्या हो जाता है, नीचे की तरफ खिसक जाता है। अब ये वाला पार्ट नीचे, ये वाला पार्ट ऊपर है और एक पार्ट यहाँ पे और ऊपर है। तो अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे, फिर यहाँ पे एक पार्ट ऊपर, तो बीच में जो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये जो फीचर बनता है, उसी को बोला जाता है रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्ट वैली क्या होती है। अब रिफ्ट वैली बनी कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ faulting along a weak plane। ठीक है, along a weak plane, वीक प्लेन के अलोंग में फॉल्टिंग होगी तो क्या बन जाएगी आपकी रिफ्ट वैली। अब इसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे नहीं तो। ठीक है, जैसे मान लो ये रहा आपका वीक प्लेन, ठीक है, दिस इज वीक प्लेन और इसके अलोंग में क्या लग रहे हैं आपके, टेंशनल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, पूरा लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्या लग रहे हैं, टेंशनल फोर्सेस लग रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फॉल्टिंग हो जाएगी और फॉल्टिंग होने की वजह से, मतलब यहाँ पे सेमीकोलन में जो लगा रही हूँ, मतलब मेरा दूसरा डायग्राम है दूसरी लाइन में, या फिर आप इसी को ऐसे कर सकते हैं, फॉल्टिंग होने की वजह से क्या होगा, आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन रहेगा वो बिलो रहेगा और दो अपर पोर्शन रहेंगे। तो ये जो बीच में बनेगा ये आपका क्या आएगा, रिफ्ट वैली। और ध्यान में रखिएगा इसी को क्या बोला जाता है, ग्रैबन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो ऊपर होते हैं इनको बोला जाता है हॉस्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, तो हमने अच्छे से दिखा दिया, ये मेरे क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स, और बीच में मेरी क्या बनी है, रिफ्ट वैली। दिस आर माय ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखो डायग्राम भी आ गया, समझा भी दिया। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और डाल देते हैं। एग्जाम्पल क्या डालेंगे हम लोग, नर्मदा रिवर क्यों डाला, क्योंकि नर्मदा रिवर कहाँ फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में। ठीक है, बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्या, ये हो गया। तो ये मेरे जो सतपुड़ा और विंध्यान रेंज है, ये मेरे क्या है, दोनों ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, और बीच में रिफ्ट वैली में क्या फ्लो कर रही है, आपकी नर्मदा फ्लो कर रही है। बस कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डिफाइन कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है, अब यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया डिफाइन। वैसे तो कोरियोलिस फोर्स समझ में आना चाहिए कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जितने भी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने पाथ में ना मूव करते हुए वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इसी को बेस मानते हुए फेरल ने एक लॉ दिया था जिसको बोला जाता है फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। उसके अकॉर्डिंग नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में वो अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा। ये फेरल्स ने बोला था। बट यहाँ पे ऑलरेडी पूछा हुआ है डिफाइन कोरियोलिस फोर्स। अगर स्पेस बचेगा लगेगा तो हम फेरल्स का लॉ बताएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है वैसे तो बताने की, सिर्फ कोरियोलिस फोर्स डिफाइन करना है। तो देखिए इसको इसका अब डिफाइन करना है तो मैं आंसर में अपना डायरेक्ट डेफिनेशन लिखूंगी। कैसे, ऑल फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स और फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स appear to be deflected from their true path। देखो, all freely moving objects appear to be deflected from their true path because of Earth's rotation, because of Earth's rotation। देखो ये आपने पूरा पहले समझा दिया कोरियोलिस फोर्स क्या है। जितने भी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स है अपीयर टू बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ट्रू पाथ बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, कोरियोलिस फोर्स। आगे लिखना हो तो लिख सकते हो, इज कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स। या फिर आप बस ब्रैकेट में डाल सकते हो किसने इसको इन्वेंट करा था। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और एक इंजीनियर थे जिनका नाम था गैस्पर्ड कोरियोलिस, उन्होंने इसको इन्वेंट करा था। तो आप ब्रैकेट में डाल सकते हो गिवन बाय, या जिन्होंने इसको प्रपोज करा था दैट वाज गैस्पर्ड कोरियोलिस।
बस नहीं भी डालोगे, नहीं याद है तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। मुझे याद था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने पुट कर दिया। अब मैंने इसमें ना पॉइंट लिखे हैं, ना मैंने इसमें कोई डायग्राम बनाया है, मुझे डिफाइन करने को बोला था तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर दिया, ठीक है। तो मैंने अपना 3 मार्क्स का जो पैटर्न था, जो अभी मैं पॉइंट्स डायग्राम में चल रही थी, उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अब आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन, वेयर इज 10 डिग्री चैनल लोकेटेड। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे लोकेटेड है, देखना ध्यान से। 10 डिग्री चैनल की लोकेशन पूछी है, तो लोकेशन पूछी तो आप डायरेक्टली सबसे पहले तो ये लिख दो, इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। और आप लोगों को मालूम है 10 डिग्री चैनल किसके बीच में, इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। चाहिए तो इसको अंडरलाइन कर दो, बिटवीन अंडमान का भी कौन सा वाला आपको मालूम है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और उसके बाद क्या आता है, लिटिल अंडमान। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगी लिटिल अंडमान। इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। निकोबार कौन सा आइलैंड आएगा, ठीक है, कार निकोबार आता है, ठीक है। निकोबार आइलैंड के जो मेन 3 आइलैंड्स हैं उनका नाम है कार, लिटिल और ग्रेट। तो ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बस हो गया मेरा आंसर कंप्लीट। लोकेशन पूछी थी तो अब मैं इसमें अगर मेरी एक लाइन बच रही है तो बचने दो ना, क्या दिक्कत है। अगर आप इतना लिखेंगे और आपने सब कुछ सही लिखा है तो आपको इसमें पूरे 3 में से 3 मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपके और कुछ मार्क्स नहीं कटना चाहिए। किसी को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है कि मैम मेरी लाइन बच रही है, मेरे को तो खाली नहीं छोड़ना है, तो आप लिख दो नेम्ड आफ्टर 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दैट्स इट। अगर आपको मनी है कि मुझे तो मैम इसमें कुछ और लिखना ही है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि जो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसी को आपने 10 डिग्री चैनल बोला है जो आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में सिचुएटेड है। बस इस तरीके से ही हमको आंसर्स करने हैं, बी द सब्जेक्ट्स कोई भी हो, है ना, चाहे वो ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, ठीक है। हमारी अप्रोच यही रहने वाली है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।